हूँ और मंच के जो हमारे सूत्रधार हैं पुष्परंजन जी, आदरणीय पुष्परंजन जी, उनको भी नमन करती हूँ और इस पूरे मंच के नमन करते हुए मैं सर्वप्रथम नियमानुसार अन्य लेखकों की कविताओं का पाठ करूंगी। ये कवि आई थी साझा संकलन कसौटी पर कविताएं, जिसमें 25 कवियों की 25 आलोचकों के साथ जिन्होंने समीक्षा की थी कविताएं आई थी। नहीं चलेगा। 21वीं सदी में व्यवस्था की दरकार है। सुनो पास चला सिलवाओ और पहना दो। आर्मी की वर्दियां उन्हें जो आंखें दे तो वर्दियां चाहिए। और सुनो, उनसे पिस्तौलें लेकर कार्यकर्ताओं को दे दो और उनसे लाठियां लेकर पुलिस को दे दो। उन्हीं की दूसरी रचना है ब्लैक होल। ये है किस तरह से जो जमीन के ऋण में फंस जाते हैं, उस पर ये है सार उसका। ब्लैक होल भौतिकी अध्ययनशाला में पढ़ते हुए सुनसान रातों में ढूंढते थे चमकते सुदूर तारे। जीवन की खोज में जाते अंतरिक्ष यानों पर रखते थे निगाह और समझना चाहते थे ब्लैक होल का चुंबकीय आकर्षण। मोटी किताबों में आकाश ही आकाश था, आदमी नहीं था कहीं। फिर ऐसा कुछ हुआ जैसे कहानियों में होता है। हम राजकुमार दूरबीन छोड़ गांव की कच्ची सड़कें रूबरू देखने लगे। लोग ही लोग थे यहाँ, धरती के गुरुत्व में छटपटाते। प्लास्टिक की थैली में सांस लेते दिखती थी कुछ पन्नों की मरियल किताब। गौर से पढ़ा था उस किताब को पहली बार। भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका। भू अभिलेख का पाठ एक पंक्ति का था और ऋण पुस्तिका का अध्याय कई पन्नों का। साफ दिख रहा था ब्लैक होल और उसमें डूबी कई पीढ़ियां। आगे मैं इसी संकलन से अजय यतीश जी की एक कविता पढ़ूंगी। ये भी आज के समय पर है। आवेदन। कोशिश जारी है मैदानों को रेगिस्तान और जंगलों को कब्रिस्तान बनाए जाने की। खुली हवा में सांस लेने के आवेदन खारिज किए जा रहे हैं। लहराती मुट्ठियों के प्रतिरोध से सेहत की नींव कहीं दरक रही है। इसलिए हौसले की हर नई इबारत लिखने वाले उनके निशाने पर हैं। भूख को अपनी खुराक बनाकर शक्तिशाली जीव हर आवाज को नुकीले पंजों में दबोच लेना चाहते हैं। शेष बची हड्डियों को भी वे खुरच कर टूट लेना चाहते हैं। आगे इसी संकलन से अजय कुमार जी जो झारखंड के हैं, उनकी कविता है शहर का कानून। मतलब ये भी एक तंज है। शहर का कानून, जंगल में भी लागू होगा शहर का कानून। खबर दावाग्नि बनकर फैल गई, सुनकर सारे जानवर खुशी से झूम उठे। शेर हिरन से बोला, तुम्हारी अब खैर नहीं। जंगल का कानून भूख भर ही देता है शिकार की इजाजत। बड़ी बात, जंगल का कानून भूख भर ही देता है शिकार की इजाजत, पर अब नहीं होगा इस पर कोई लगाम। कई पीढ़ियों का हो जाएगा इंतजाम। चूहे ने तन कर बिल्ली को धमकाया, मैं नहर में छेद करूं या खोद डालूं सारा पहाड़। साल दर साल कितने भी तेज हो गए हो मेरे दांत, तुम आंख उठाकर देख नहीं सकते। मेरे निरीह होने का प्रमाण भेद नहीं सकते हो।
सियार ने लोमड़ी और गीदड़ को समझाया, एक शिकार पर आपस में नहीं होगी लड़ाई, शहर के कानून में प्रावधान है बेजोड़, इसमें सांप और नेवला भी कर सकता है आपस में गठजोड़। बंदर हाथी पर गुर्राया, फुनगी पर चढ़कर चिल्लाया, जंगल में आग लगा दूं या घोल दूं हवा में जहर, तुम्हारी लंबी सूंड नाप नहीं सकती है मेरी औकात। मुझ पर भी चढ़ गया है कौमी फितरत का जुनून, जब से सुना है जंगल में भी लागू है शहर का कानून। इनकी एक और कविता है डायन। उन्मादी डायन, उन्मादी भीड़ को पता नहीं है क्यों कोई एक जीर्ण शीर्ण काया पर कहर बरपा रहा है, सिर मुंडन की नई परिभाषा रचकर बेबस बेवा पर कलंक का श्रृंगार सजा रहा है। बस सुन रखा है इससे उससे पता नहीं किससे, वह खा गई है रामू का भैंसा, कलुआ का बाप, दीनू का मुर्गा, गुड़िया की जान, और न जाने क्या क्या खा गई है मंगरी डायन। भीड़ के पागलपन पर बरसों से मौन खड़ा, तूफानों से लड़कर मौसम के हर बार पर अड़ा बूढ़ा पीपल, गौर से खुद से बंधे थरथराती देह को देखकर खुद कांप जाता है, आदमी के बुद्धि विवेक पर तरस खाता है, अस्तित्व की कसौटी पर स्वयं को आदमी से श्रेष्ठ पाता है। सोचता है क्या मंगरी सचमुच में डायन है? हाँ तो भूख के अजगर को निगलकर क्यों नहीं बचा ली पति और बेटे का प्राण? कैसे असमत लुटकर बेखौफ घूमता है आदमी के भेष में शैतान? क्यों नहीं चीर कर खा लेती है वैसी दरिंदे का कलेजा और बचा लेती है मासूम बिटिया की मुस्कान। मैंने पढ़ दी पांचों कविताएं जो अन्य कवियों की, मैं अपनी कविताओं का पाठ करूंगी। एक नई कविता से शुरुआत करती हूँ, फिर एक नया साल। पुराने सूरते हाल में फिर एक नया साल। वो देखो पूरब से उग रहा सूरज नया, कई कई युद्ध के बारूद की धुआं से काले होते आसमान को बमुश्किल तिलक करता, विध्वंस की विभीषिका से खौफ खाया, सहमा हुआ रक्त रंजित पृथ्वी का भाल, फिर एक नया साल। इराक ईरान का युद्ध का तांडव जारी, रूस यूक्रेन युद्ध मानवता पर भारी, मणिपुर की समस्या का समाधान नहीं, गाजा के बीमार बच्चों तक के लिए इंतजाम नहीं, तार तार होती नैतिकता, लहूलुहान मानवता, इस त्रासदी के बीच खत्म होते इंसानियत के अस्तित्व को संभाल, फिर एक नया साल। वैश्विक संगठनों, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व मानवाधिकार संगठन मूक, बेबस, लाचार, शांति बहाल को उनके आवश्यक हस्तक्षेप भूमिका पर ढेरों अनुत्तरित सवाल, फिर एक नया साल। मेरी अगली एक कविता है, अभी इस साल दो चुनाव हुआ था पिछले साल, तो चुनाव पर एक कविता है। चुनाव आती जाती रही, चुनाव आती रही, चुनाव जाती रही, सरकार बदलती रही, मुद्दे बदलते रहे, सवाल अभी चंद बड़े हैं, पहले से कम ही सही, लोग आज भी हाशिए पर क्यों खड़े हैं? संसाधन के अजस्र स्रोत, अकूत संपदा, रत्न गर्भा धरती, फिर भी धरती पुत्रों पुत्रियों को रोजी रोटी के लाले पड़े हैं, सवाल अब भी चंद बड़े हैं। पलायन को मजबूर है क्यों विकास इतना असमान क्यों? कहीं रोजगार के असीमित एवं अनुकूल साधन, कहीं हाथों को मयस्सर काम नहीं, असल मुद्दों पर शमशान सी चुप्पी, सतही बातों पर हर कोई अड़े हैं, सवाल अब भी चंद बड़े हैं। अच्छे चिकित्सक, अच्छा चिकित्सालय आज भी आम जनों से दूर क्यों? असाध्य रोगों के सुलभ इलाज के अभाव में आंखों के सामने अपनों को खोने को मजबूर क्यों? सभी के लिए समान उच्च शिक्षा, समान चिकित्सा के अवसर आज भी धरे के धरे हैं, सवाल अब भी चंद बड़े हैं। दूसरी कविता है अखबार का मुख्य पृष्ठ। ये है नारियों पर होते अत्याचार पर। जितनी बार अखबार के मुख्य पृष्ठ पर पढ़ती हूँ बलात्कार की खबर,
नारी होने के इस कमजोर पहलू पर उतनी ही बार होता है एहसास। संवेदनशील हर नारी की तरह मेरी स्त्री सुलभ मन को गहरे तक आहत कर जाता है किसी अज्ञात नारी पर हुआ जघन्य अपराध। कितनी जितनी बार अखबार के मुख्य पृष्ठ पर पढ़ती हूँ बलात्कार की खबर, उतनी ही बार अखबार के मुख्य पृष्ठ पर क्यों नहीं पढ़ पाती हूँ बलात्कारी की गिरफ्तारी की खबर। जब भी नारीत्व अपमान होता है, माँ का अपमान होता है, ब्रह्मा का अपमान होता है, मेरी तरह प्रकृति भी आहत होती है और इस आह का प्रभाव समाज पर पड़ता है। जब कोई नारी चली जाती है तो सिर्फ वो नारी चली नहीं जाती, संपूर्ण सृष्टि चली जाती है, नारी की ममता भावुकता चली जाती। जितनी बार अखबार के मुख्य पृष्ठ पर पढ़ती हूँ, अभी 2 दिन पहले स्पेनिश महिला के साथ नारी के अपमानित होने की खबर, उतनी ही बार क्यों नहीं पढ़ पाती हूँ पीड़ित नारी को मिली न्याय की खबर। मेरी अगली कविता है सड़कों का सच। बेतहासा सड़क बन रहे हैं सड़कों का सच। सड़क बनेगा सुन आजू बाजू के गांव में दौड़ गई खुशी की लहर, काम मिलेगा मजूरी मिलेगी, कुछ दिन काम की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। सड़कों का जाल चारों तरफ बिछता रहा, 4 लेन 6 लेन। पिछड़े जगहों के लिए बहुत खुश होने वाली कोई बात नहीं थी। उन सड़कों से पिछड़े जगहों तक विकास का कच्चा माल कितना पहुंच पाया सर्वविदित है। हाँ, उन सड़कों से विकसित जगहों तक पहुंचते रहे सस्ता कच्चा माल एवं सस्ते मासूम मजबूर मजदूर। मेरी अगली कविता है आम आदमी और आदमखोर। आम आदमी का कान आंख जुबान दिमाग कुछ नहीं होता। आम आदमी की सोच विचार राय मत कुछ नहीं होता। आम आदमी किसी विवाद में नहीं पड़ता, टिप्पणी नहीं करता, आलोचना नहीं करता, प्रतिवाद नहीं करता, विरोध तो करता ही नहीं। आम आदमी का कोई पक्ष नहीं होता, तर्क नहीं होता, महत्व नहीं होता, गुरुत्व तो होता ही नहीं। आम आदमी का अगर कुछ होता है तो एक पेट जिसे भूख लगती है सदियों से, 2 हाथ जिसे युगों युगों से काम चाहिए, एक सिर होता है जिसे छिपाने के लिए घर चाहिए, एक परिवार भी होता है जिसे सामाजिक सुरक्षा चाहिए। आम आदमी इसी में उलझा रहता है और उसे और उलझा दिया जाता है, कमजोर कर दिए जाते हैं उसके ताकत के स्रोत, तोड़ दिया जाता है हर वो स्तंभ जिस पर उसका भविष्य टिका होता है, काट दिए जाते हैं उसके मनोबल के पंख, मिट्टी में मिला दिए जाते हैं उसके विश्वास, कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया जाता है भूख और रोटी के फासले को, हाथ और काम के फासले को, उसकी जरूरत की चीजें उसकी पहुंच से दूर कर दी जाती है और फिर जिंदा रहने के लिए उसको दिए जाते हैं गिनती के निवाले, उपलब्ध कराए जाते हैं जबरदस्ती के काम। और आम आदमी अपनी तत्काल की मुश्किलें कम होता देख शुक्रगुजार हो, एहसानमंद हो, सुकून की सांस लेता है। आम आदमी कहाँ सोच पाता है संसाधनों पर अपने समान अधिकार की बात, लोकतंत्र में अपने होने का अर्थ, अपने मत और मतदान का मतलब। विकास से कोसों दूर आम आदमी को एक अंधे कुएं में मेढक की तरह जिंदगी जीने को विवश करने वाला, उनके हिस्सों के लाखों करोड़ों पर राज करने वाला, अपने बिछाए शतरंज के खेल में छद्म चाल से सह मिलते देख कुटिल मुस्कान मुस्काता है। उसे पता है युगों युगों से चलता ये खेल कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि व्यवस्था न्याय सब उसके बंधक हैं, क्योंकि सबके दिमाग का अपहरण कर लिया गया है और थोड़े बहुत जो बच गए हैं उनका दिमाग सोच कर भी कुछ करने में समर्थ नहीं, क्योंकि उनके विचारों के संगठित होने के हर रास्ते पर लगा दिया गया है पहरा। चोट की गई है उनकी कमजोर रगों पर, फूट डाल दी गई है अलग अलग बातों पर, कुछ बेवजह की बंदी से भी थोपी गई है और उलझा दिया गया है उन्हें। कुछ आपसी द्वेष में छट गए, कुछ रंजिश में बट गए, फिर भी कुछ बच गए। जिन्होंने दिमाग चलाया तो उन्हें कुचल दिया गया ताकि भय का वातावरण बने और रहे सहे घोंगे की तरह अपने कवच के अंदर ही रहे। और फिर भी 2-4 निर्भीक हिम्मत दिखा भी दिए तो क्या बिगाड़ लेंगे इन आदमखोरों का जिन्हें खून का स्वाद लग चुका है। पिशाची अट्टहास के साथ ये रक्त पिपासु आम आदमी के अधिकारों को रौंदते हुए अपने महत्वाकांक्षी विजय अभियान जारी रखेंगे तब तक जब तक उनकी महत्वाकांक्षा उन्माद अहंकार स्वार्थ को लगाम लगाने वाला, उनको उनके ही हथियार से काटने वाला कोई सामने नहीं आता, या फिर वो अपने मौत खुद ही नहीं मरता। वाह, क्या बात। मेरी अगली कविता है भ्रष्टाचार पर। सिर्फ एक कारण ने
इस तरह पूरी व्यवस्था को अपाहिज बना दिया, यकीन नहीं आता, पर सच है। सिर्फ एक बात ने मस्तिष्क के सारे तंतुओं को सोचने पर मजबूर कर दिया, व्यवस्था का मेरुदंड कमजोर है या कि वजह वाकई बहुत भारी है। व्यवस्था का मेरुदंड कमजोर है या कि वजह वाकई बहुत भारी है। मन और मस्तिष्क में इस बात पर जंग अभी जारी है। सिर्फ एक बात दीमक की तरह सब कुछ अंदर ही अंदर खा रही है। व्यवस्था अंदर से खोखली होती जा रही है। क्या वो एक बात, एक वजह, एक कारण भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगेगा? क्या ये आज जिस तरह हावी है व्यवस्था पर कल भी हावी रहेगा? क्या कभी व्यवस्था भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगी? क्या कभी सदाचार, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता अपना वास्तविक मुकाम हासिल कर पाएगी? क्या कभी व्यवस्था सुदृढ़ होगी? क्या कभी भ्रष्टाचार बीते दिनों की बात बनकर रह जाएगी? क्या मेरे ये प्रश्न अनुत्तरित ही रह जाएंगे? क्या पता। अगली कविता है छलावा। जो महिलाओं को की ठगी पर ही है। वो नहीं चाहती थी अपनी मर्जी से उन राहों पर चलना, वो नहीं चाहती थी अपने सचेतन मन से उन बातों को स्वीकारना, मगर उसके सामने कृत्रिम हालातों का सृजन किया गया, उसके अंदर की सहृदयता और भावुकता का लाभ उठाया गया और अंततः वो आ ही गई छद्म परिस्थितियों के छलावे में और ना चाहते हुए भी ग्राह्य किया अग्राह्य को, ग्रहण किया अग्राह्य को, और फिर कसने लगा उसके इर्द गिर्द कुचक्र का घेरा। छिन गया उससे उसका सुकून और चैन, खो गई उसकी खुशियां, उसके भरोसे का फायदा उठाकर उसे शून्य करके लोगों की भीड़ में कहीं खो गया, उससे अजनबी हो गया, भावना विहीन पत्थर की हो गई वो। अस्त उसके जम गए, खामोश रो गई वो। क्या कसूर था उसका जो लिखने वाले ने ऐसी किस्मत लिख दी उसके हिस्से में? किस्मत है या दोष है सामाजिक व्यवस्था में? कमी है कानून के क्रियान्वयन में? ढिलाई है न्याय प्रक्रिया में जो अपरोक्ष रूप से बढ़ावा देती है अपराधियों के मनोबल को? मेरी अगली कविता है हाथ और साथ। ये टूटते परिवारों पर है, जो हमारा संयुक्त परिवार टूटता जा रहा है एकल परिवार की ओर, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हाथ और साथ, नन्हे नन्हे हाथों ने मिलकर कभी रेत के घर बनाए थे। हथेली थोड़ी बड़ी हुई तो घर भी बड़ा हुआ। सबने मिलकर प्यार से एक घर बनाया। हथेली थोड़ी और बड़ी हुई तो कमरे अलग अलग हो गए। अपने हाथों से अब अपनी पसंद की चीज सब पकाने खाने लगे। बचा हुआ प्यार लिए हाथों के सहारे पकवान भरी कटोरियां एक दूसरे के कमरे में आने जाने लगी। फिर ये सिलसिला भी खत्म हुआ। बस तीज त्योहार में हाथ मिलाकर रिश्तेदारी दिखाने लगे। कमरे और रसोई के साथ साथ सुख दुख भी अलग हो गए। सुख में झूठी मुस्कुराहट और हाथों में मिठाई का डब्बा लिए, दुख में मगरमच्छी आंसू और सतही हमदर्दी के साथ हाथ बढ़ाकर दुनियादारी निभाने लगे। मेरी अगली कविता है खेल। रुकती नहीं हरकतें बेईमानों भ्रष्टाचारियों की, आखिर इनका हौसला किसने बढ़ाया है? ना भय, ना लज्जा, ना अफसोस, ना पश्चाताप। हे ईश्वर, किस मिट्टी से तूने ऐसा जीव बनाया है? शब्दकोश में महफूज सच्चाई, ईमानदारी, न्याय, कर्तव्य परायणता, हमने कहाँ इन्हें इनकी सही जगह दिलाया है? जीत कैसे हासिल हुई? छल, बल या धन से? जीतने वाले को आखिर सर पे ही बिठाया है। कुछ समाज सेवी बने, कुछ रक्षक, कुछ भक्षक, जबकि विद्यालयों में सबको एक ही पाठ पढ़ाया है। बढ़ रहे कीर्तिमान गढ़ रहे पर नैतिक स्तर पर पिछड़ रहे। हैरान नहीं रजनी, वक्त ने हर रोज नया खेल दिखाया है। मेरी अगली कविता है गूंगी लड़कियां गूंगी औरतें, क्योंकि आज भी समाज को औरतों का बोलना पसंद नहीं। उसी पर है। समाज के पुरुष प्रधान हिस्से को आज भी पसंद है गूंगी लड़कियां, गूंगी औरतें, जिनकी आंखें बोलती हो, जिनकी चूड़ी बोलती हो, जिनकी पायल बोलती हो, पर जुबा खामोश हो, जो जाहिर न कर सके इच्छा, शिकायत न कर सके, असंतोष न जता सके, विरोध न कर सके, जिनके हाथों का खाना बोलता हो, जिनके हाथों की सजावट बोलती हो, घर का कोना कोना जिसकी उपस्थिति की कहानी बोलता हो, वो बस मुंह सबको सब कुछ परोसती रहती है, चाहे साफ सुथरा घर बार हो,
सुंदर सा दिखता परिवार हो, पूजा अर्चना साज श्रृंगार हो, अतिथि के साथ उत्तम व्यवहार हो। पसंद है उसके सारे क्रियाकलाप, पर मुंह खोलना पसंद नहीं, सवाल करना पसंद नहीं, बोलना पसंद नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ चौखट के अंदर ही ऐसा है, चौखट के बाहर भी चौखट के बाहर से अधिक है। खेत खलिहान हो, जमी आसमान हो, विद्यालय महाविद्यालय, हाथों में करछूल हो, कुदाल हो, कलम हो या हवाई जहाज की कमान हो, हाथ चले पर खामोश जुबान हो और दिमाग भी काम भर चले। पढ़े लिखे पर ज्ञान ना बघारे, पुरुष प्रधान मानसिकता वालों को के अहम को ठेस ना पहुंचाए, उनकी झूठी शान पर आंच ना आए, कहीं महिला होकर उन पर हावी ना हो जाए, उनकी सदियों पुरानी साख मिट्टी में ना मिल जाए। उनका काम पसंद है, काम में आगे निकल जाना पसंद नहीं। चुपचाप सुनते चले जाना पसंद है, हाँ में गर्दन हिलाना पसंद है, बहुत ना बोलना पसंद नहीं, मैं पलट कर जवाब देना पसंद नहीं। आपका समय समाप्त हुआ। बहुत सुंदर। आपने घर से लेकर जंगल तक की विसंगतियों को उजागर किया। बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब मैं आदरणीय ऋचा वर्मा मैडम से आग्रह करता हूं, कृपया डॉक्टर रजनी गुप्ता मैडम की प्रस्तुति पर वार प्रदान करें। रजनी जी बहुत ही अच्छी पढ़ी लिखी और बहुत ऊंचे पद की महिला है और उनका ये प्रभाव उनकी कविताओं पर दिखता है। गंभीर विमर्श, अच्छा अध्ययन और प्रवाह, इनकी कविताएं बस एक मानसिक उपज नहीं है जिससे हम लोग अधिकतर की मानसिक उपज होती है। इनकी कविता बौद्धिक स्तर की कविताएं हैं। और एक और बात, जिस क्षेत्र से आती हैं उस क्षेत्र का ये जरूर प्रतिनिधित्व करती हैं। आदिवासी जिंदगी का मैंने सबके विषय में लिखा है तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं संक्षेप में जो मैंने गौर किया, पर्यावरण के प्रति डायन वाली एक कविता थी जिस पर अभी तक किसी ने उस पर वैसी कविता नहीं पढ़ी, और वो भी बहुत प्रतीकात्मक तौर पर, डायन का भी एक सीधा साधा प्रहार नहीं था, बहुत प्रतीकात्मक थी। और प्रवाह तो खैर कुछ बात ही नहीं है, बहुत बहुत ही समृद्ध होता है ऐसे लोगों के आने से, मंच की गरिमा बहुत बढ़ती है। तो और इन्होंने शहर का कानून, वो भी बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छा तंज था। तो और झारखंड का बात करती हैं, गूंगी लड़कियां, जो हम महिलाएं रिलेट करती हैं इस बातों से कि हम लोग अगर ज्यादा बोलते हैं तो शिकायत आता है घर से बाहर से, ये बहुत बोलती है, बाद में दिमाग तो जिसके पास रहेगा वही बात भी करता है। तो ये लांछन हम लोग पर लगता रहा है, कह रही ये तो बहुत बात करती है, जब मिलो तो बहुत बोलती है। बोलना मतलब बहुत बड़ा ऐब है, अगर ज्यादा बोली तो कुछ पुरुष वहां से उठकर चले जाते हैं कि इतने बोलने वाली महिला के सामने हमको टिकना नहीं है। तो ये सब इन्होंने बहुत ही ज्वलंत, और महिला होकर महिला, आदिवासी, झारखंड, और जो हम लोग का वो भूगर्भ का जो संपदा है उस पर भी इन्होंने बात कही है। तो इन्हें मैं पुष्प 5 दूंगी, और इन्होंने 10 कविताएं पढ़ी हैं, तो 10 और मैं अपनी तरफ से वो 3 नंबर देती हूँ प्रस्तुति के लिए। प्रदान किया गया ऋचा वर्मा मैडम द्वारा, बहुत आभार मैडम। अब मैं आदरणीय राज सर से आग्रह करता हूं, कृपया रजनी गुप्ता मैडम की प्रस्तुति पर वार प्रदान करें। मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हूं, एक शब्द में इनके लिए क्या कहना चाहता हूं वो प्रत्यक्ष है। और आदरणीय बहन ऋचा वर्मा जी ने बिल्कुल उसका ऑपरेशन करके एक एक चीज उन्होंने बड़े तरीके से कह दिया है, तो इसमें कुछ कहने का बचता नहीं है। लेकिन मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। एक तो ये कि हमारी ये बहन, मैं नहीं जानता हूं कि रजनी गुप्ता जी क्या करती हैं या कहां से आती हैं। हाँ, रामगढ़ से है तो निश्चित रूप से झारखंड से है। लेकिन जैसा कि ऋचा वर्मा जी ने कहा, बौद्धिक स्तर की कविताएं हैं, और जो आपने औरों की कविता पढ़ी वो कविता बहुत पीछे छूट गई आपकी इस रचनाओं के आगे। आपने स्त्री पर, नारी पर कविताएं लिखी,
उसके भी अलग अलग आयाम को दिखाया आपने। कई कविताएं आपकी नारी पे थी, तो बहुत अलग अलग आयाम दिखाया। और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इस बात का कि मैं मोबाइल अपने एक हाथ से पकड़ के ये शो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बेंगलोर आ गया हूँ और 1 महीने से साहित्यिक यात्रा पर हूँ। तो लगातार नागालैंड, कानपुर, उत्तर प्रदेश, बनारस वगैरह होता हुआ दिल्ली, दिल्ली से फिर बेंगलोर। तो अभी यहाँ पे सुविधा नहीं है मेरे पास कि मैं इसको कहीं रखूं, क्योंकि एक हाथ मेरा फंसा हुआ है। मैं तालियां नहीं बजा सका। मैं बिल्कुल ऐसी स्थिति रही नहीं। तो ये तो मैं समझ रहा था कि मेरे हाथों ने तालियां बजाई नहीं बजाई, लेकिन मेरे मन ने हमेशा वाह वाह किया। गजब की रचना, और एक एक विषय पर इतने आयाम, ये आपकी बहुत बड़ी खूबी है। और शब्दों का चयन जो है, उसमें देशज शब्दों का भी इस्तेमाल है आपका, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा प्यारा लगा। और आपकी एक भूख वाली कविता पर मैं 2 पंक्तियां आपको देना चाहता हूं, जो मेरी अपनी स्वरचित है, और तरनों में देता हूं। दो पंक्तियां हैं। लगाऊं भूख का ठुमका, लगाऊं भूख का ठुमका, मैं गाऊं प्यास के सरगम, मैं गाऊं प्यास के सरगम, बिलखता राश सड़कों पर, बिलखता राश सड़कों पर, बजाता दर्द के घुंघरू। तो ये आपकी उस रचना को समर्पित है मेरी ये पंक्तियां। बहुत खूबसूरत, दिल को दहला देने वाली रचना है आपकी। बहुत 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 मन जी तो कर रहा था कि आपको सुनते जाएं। और निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि आपकी पंक्तियां, आपकी रचनाएं जो आपने औरों की पढ़ी, वो आपकी रचनाओं के सामने नगण्य है। ये तो मेरा दावा है। आपको जहां तक मार्क्स का सवाल है, वार सही है कि 5 पुष्प है, 10 का 10 आपका वो है। और प्रस्तुति में थोड़ा मेरी राय है कि 1 नंबर और आपको दो, तो ये 4 प्रस्तुति के लिए हुआ, तो 24 हो गया मुझे लगता है। जी 24 बार दादा। जी जी, बहुत आभार। रजनी गुप्ता मैडम द्वारा आज की प्रस्तुति में 47 बार अर्जित किए गए। बहुत आभार डॉक्टर रजनी मैडम। और अस्वस्थता के बावजूद इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी, इसके लिए पुनः आभार व्यक्त करता हूं मैं। और क्योंकि दूसरे साहित्यवर जो फरीदाबाद हरियाणा से जुड़ने वाले थे, विमल प्रकाश गौतम सर, नहीं जुड़ पाए। तो अब निर्णायक मंडल से आज का कार्यक्रम को यहीं विराम देने की आज्ञा चाहता हूं। स्वागत जी, बहुत आभार पुनः। और निर्णायक मंडल दादा रास, ऋचा वर्मा मैडम का मैं भी बहुत आभारी हूँ आप सभी के। और मतलब आप सभी के साथ भी एक कनेक्शन सा मतलब हो गया है, जिसके कारण मैं मतलब अस्वस्थता के बाद भी और मैं पूरी मतलब जितनी मुझसे क्षमता थी उतना प्रयास मैंने किया। और मतलब मैं ये मिस करना चाहती थी, तो मैं पूरी कोशिश की, दवा खाई कि नहीं मुझे अपनी प्रस्तुति देनी है, आप लोगों से मिलना है। तो इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ इस मंच की, ये मुझे बहुत शक्ति प्रदान करता है। आपको भी बहुत आपका आभार, धन्यवाद कि आप आई और प्रस्तुति दी। जी प्रणाम, बहुत आभार, धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत प्रणाम आपको, बहुत प्रणाम।